हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निकिता। आज अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास 7 का चैप्टर 2 लेकर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखते हैं क्या इसमें हमें सीखने को मिलेगा, क्या आज हम नया पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमने जान लिया उस चैप्टर में किस तरीके से हमारे प्लांट्स जो है अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। हमने उसी चैप्टर में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था और थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में भी जाना था कि एनिमल्स में जो हमारा न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? अदर, और ट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट। मतलब कि हमारे जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते तो उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो जैसे लास्ट वाले चैप्टर में हमने जाना था कि हमारा जो फूड होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। तो हम क्या करेंगे, उन कंपोनेंट्स का एक लिस्ट बना लेंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स थे वो? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट और भी हमारे बहुत सारे जो रेस्ट ऑफ द मिनरल्स वगैरह जो बच जाते हैं वो सब। आप उसका चार्ट बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। अब ये देखिए, जब भी हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिले। और एनर्जी किस चीज़ के लिए हमें चाहिए होती है? हमारी ग्रोथ के लिए, या हमें कभी भी चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए, और हमारे जो सेवरल काम होते हैं पूरे दिन के उन सबको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड से कैसे मिलती है? ऐसा नहीं है कि हमने फूड खाया और फटाफट से एनर्जी मिल गई, नहीं। हम फूड खाएंगे एंड फिर वो हमारी बॉडी में सेवरल पार्ट्स में जाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा और वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि जो भी हम अपना कंपाउंड खा रहे हैं, मतलब जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स है, जो भी हमारा फूड है हम उसे खा रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में होता है? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसे चबाते हैं एंड फिर हमारा क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं अलग अलग ऑर्गन में, जो कि उस खाने को पचाने में या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्ट हो गया है फूड, उसका एसिमिलेशन होगा। मतलब हमने जो खाना खा लिया है, अब हमारे ऑर्गन्स उस खाने में से एनर्जी क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा है, जो अनडाइजेस्टेड बचा है, उसको हम क्या कर देंगे? वेस्ट के तौर पे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है। अब बात आती है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि है 2.1, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। इसका मतलब कि डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, वेज मतलब मेथड, किस चीज़ के? फूड को लेने के। अब हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत प्रकार के क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट तरीका होता है फूड को लेने का। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो हनी बी है वो क्या करती है? फूलों का रस चूसती है। और जो हमारे मैमेलियंस होते हैं, मतलब हमारे जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनके बच्चे किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं? अपने मम्मा के दूध पे। ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आप स्नेक देख लीजिए। स्नेक की एक स्पीशीज हम देखते हैं कोबरा। तो वो क्या करता है? अपने जैसे वो खाना खाता है। अब सारे ऑर्गेनिज्म जो भी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टी सेलुलर का मतलब क्या था? मल्टी सेलुलर का मतलब ये था कि वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, वो किस पे डिपेंड होंगे? दूसरे पे। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए। तो हम उनको क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक। न्यूट्रिएंट से वो अपना क्या करते हैं? फूड लेते हैं। ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड में क्या होगा कि जैसे कि हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियां कहाँ से आएंगी? प्लांट से आती हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे होते हैं जो सब्जियां भी खाते हैं और उन जानवरों को भी खाते हैं जो कि सब्जियां खाते हैं या फिर प्लांट्स खाते हैं। ठीक है।
अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वो होगा ह्यूमन बीइंग। अब आप क्या कीजिए, 2.1 के बाद आपको करनी है एक्टिविटी में। हम क्या देखेंगे, एक्टिविटी 1 में हम अपना एक चार्ट बनाएंगे, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम सेवरल ऑर्गेनिज्म्स के नाम लिखेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में जो है नेम ऑफ द एनिमल्स, सेकंड पार्ट में लिखेंगे काइंड ऑफ फूड, थर्ड में लिखेंगे मोड ऑफ फीडिंग। मतलब लिखना है कि वो किस तरीका का खाना खाते हैं और किस तरीके से खाते हैं। एक वो कि क्या खाते हैं और दूसरा क्या है कि वो उस खाने को किस तरीके से खाते हैं। ठीक है, वैसे तो हम ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हेल्प से। किस तरीके से कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसको कितना खाना चाहिए होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, वो उस खाने को किस तरीके से खा रहा है या फिर ले रहा है। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एनर्जी जो उसने फूड खाया है वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है। तो पहले अमाउंट हो गया फूड का, जितनी उसको एनर्जी, जितना उसको फूड चाहिए। ठीक है, सेकंड वो कैसे ले रहा है, एंड थर्ड वो कैसे डाइजेस्ट कर रहा है, कैसे उसको अब्सॉर्ब कर रहा है उसके अंदर का न्यूट्रिशन, फूड के अंदर का। तो बैक टू द अपना टेबल, वो क्या था, हमने जो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे थे वो कुछ इस तरीके से है, स्नेल, आंट, ईगल, ह्यूमिंग बर्ड, लाइस, मस्कीटो, बटरफ्लाई एंड द हाउस फ्लाई। तो हमारा स्नेल जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर फूड लेने का तरीका क्या है, वो होता है स्क्रैपिंग। अब ये स्क्रैपिंग क्या होता है, स्क्रैपिंग होता है खुरच खुरच के खाना। उसी तरीके से हमारे ईगल है, ह्यूमिंग बर्ड है, लाइस और मस्कीटो का हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी देखा था कि एक पैरासाइट होते हैं और किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उसको होस्ट चाहिए होता है और क्या करते हैं, वो खून चूसते हैं। तो अब बात आती है बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई की। जैसे हमने ये भी देखा कि ये भी क्या करते हैं, फूलों से रस चूसते हैं। कुछ और मेथड्स देखते हैं, च्यूइंग। तो च्यूइंग करके कौन खाता है, ह्यूमन बीइंग भी खाते हैं, गाय भी खाती है, भैंस भी खाती है। ठीक है, अब है सिपोइंग। सिपोइंग वाला मेथड क्या है, वही हमारा बटरफ्लाई वाला जो हमारा फूल से रस चूस रही। नेक्स्ट है कैप्चरिंग एंड स्वॉलिंग। तो ये कौन करता है, ये करते हैं हमारे स्नेक। कैसे, अपने जो शिकार है, जो उनका फूड है, जो उन्हें खाना है, उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं और क्या करते हैं, निगल लेते हैं, खा लेते हैं। अब है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग क्या होता है कि जो भी हमारा क्या है ऑर्गेनिज्म जिसको खाना खाना है वो क्या करता है, अपने खाने पे लार टपकाता है और फिर उसको खाता है। वो हमारा कौन है, हाउस फ्लाई वगैरह होती है, वो इस तरीके से हमारा टेकिंग फूड वाला मेथड अपना यूज करती है खाने के लिए। लास्ट है हमारा सकिंग। सकिंग क्या होता है, वही जो हमारा कौन कर रहे थे, मस्कीटोज कर रहे थे, लाइस कर रहे थे, और भी ऐसे डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट तरीके के टेकिंग फूड वाले मेथड होंगे। तो आप उसी तरीके से अपना टेबल को ऑर्गेनाइज कीजिए। अब बात आती है कि जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं, मतलब जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो हमारे पानी में रहते हैं, उनका फूड टेकिंग का प्रोसेस कैसे होगा। तो हमारे जो वाटर में जो भी हमारे मिनरल्स घुले हुए होते हैं, ऑक्सीजन घुली हुई होती है, वो उसको यूज करते हैं। उसी तरीके से एक अमेजिंग फैक्ट आप देखिए स्टार फिश के बारे में। तो स्टार फिश के बारे में क्या है कि स्टार फिश क्या करता है, वो खाता है शेल वाले ऑर्गेनिज्म को। सेल वाले ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वो जैसे कि जिनके ऊपर एक कवरिंग होती है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब आप जैसे स्नेल देख लीजिए तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक आउटर कवरिंग सी होती है, हार्ड सा मटेरियल होता है। स्टारफिश क्या करती है, पहले उसको ब्रेक डाउन करती है, वो जो शेल है उसको हटाती है, रिमूव करती है। फिर क्या करती है, उसके अंदर का जो ऑर्गेनिज्म है उसको खाने के लिए अपना स्टमक बाहर लेकर आती है, एंड फिर क्या करती है, उस ऑर्गेनिज्म को अपने स्टमक में लेकर अंदर अपने बॉडी में इंसर्ट कर लेती है, एंड उसके बाद क्या करती है, डाइजेशन करती है। तो डाइजेशन का मतलब क्या था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना और उस फूड के अंदर जो भी एनर्जी थी, जो भी न्यूट्रिशन था, उसको अब्सॉर्ब करना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2.2 जो है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस में देखने के लिए हम 6 पार्ट्स पढ़ेंगे या फिर 6 ऑर्गन्स पढ़ेंगे जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जिसमें से हमारा खाना एक एक करके पास आउट होता रहता है और क्या, डाइजेशन होता रहता है हर स्टेप में। तो
तो देखेंगे पहले कहाँ पर खाना जाता है, बकल कैविटी। बकल कैविटी सबसे पहला पार्ट होता है जब हम अपना खाना कहाँ रखते हैं, मुंह में रखते हैं, वो हमारा सारा जो पार्ट होता है बकल कैविटी। उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू, हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू, मतलब एक जो पाइप वाला पैसेज होता है उसके थ्रू हमारा खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक के दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, एक वो जहां से स्टमक ईसोफेगस में अटैच होता है, उसके बाद स्टमक में जब खाना आ जाता है तो स्टमक उसको अपने दूसरे वाले एंडिंग पॉइंट से कहाँ पहुंचा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे खाने का, हमारा खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता आ रहा है ऊपर से, और मैक्सिमम पार्ट जो है हमारे फूड का वो डाइजेस्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होता है, फिर वो खाना पहुंच जाता है कहाँ पर, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा खाना जो भी अनडाइजेस्टेड होता है या फिर वेस्टफुल होता है वो एनस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है। मतलब हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से शुरू हुआ, बकल कैविटी से, और कहाँ पर एंड हुआ, एनस से। पूरा खाना डिफरेंट ऑर्गन्स में आया एंड फाइनली वो डाइजेस्ट होके बाहर आ गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इन्हीं सारे पार्ट्स को जो हमने 6 पार्ट में अपने डाइजेशन के ऑर्गन्स देखे थे, जिनमें से हमारा खाना पास होता रहता है। अब हम उनके बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा बकल कैविटी। अब हमने जाना था कि बकल कैविटी कहाँ होता है, हमारे माउथ में होता है। माउथ में क्या होता है, हमारे टीथ होते हैं, ठीक है जी। और क्या होता है माउथ में, हमारा टंग होता है। तो जब हमारा खाना माउथ में होता है तो माउथ में हम क्या करते हैं, जो भी हमने खाना खाया है उसको क्या करते हैं, हम तोड़ तोड़ के, ब्रेक डाउन करके उसको छोटे छोटे बाइट्स में और सेवरल पार्ट में क्या करते हैं, तोड़ते हैं उसको। तो जैसे जैसे हमारा खाना नेक्स्ट पार्ट में पहुंचता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे जूसेस सिक्रीट होते रहते हैं। सिक्रीट का मतलब निकल रहे हैं या फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब वो सारे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे खाने को डाइजेस्ट करने में। तो उसी तरह हमारा एक जूस है सलाइवा, तो वो कहाँ से निकलता है, हमारी बकल कैविटी में निकलता है। और वो सलाइवा होता क्या है, जब भी आप अपने फेवरेट डिश का नाम सुनते हैं या फिर जब भी आप खाना खाते हैं तो वो एकदम से लिक्विड जो आपके मुंह में आ जाता है उसे बोलते हैं सलाइवा। और वो कहाँ से निकलता है, आपके बकल कैविटी में ही सलाइवा ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो वहीं से सिक्रीट होता है। अब आ जाती है बात हमारे टीथ की, जो कि हमारे माउथ में होते हैं। वो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। किस तरीके से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड द मोलर। तो हम देखेंगे कि इंसीजर वाले कौन से होते हैं। आपके जो 4 सबसे आगे वाले टीथ हैं वो होते हैं इंसीजर, एंड कैनाइन कौन से होंगे, ठीक उनके पीछे वाले दोनों साइड के क्या होंगे, आपके कैनाइन वाले। फिर उसके बाद आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर उसके बाद के जो बाकी दोनों इस साइड भी 2 एंड इस साइड भी 2, वो होंगे आपके प्रीमोलर्स। और लास्ट में जो उसको हम जाड़ बोलते हैं वो हमारे हो जाते हैं मोलर। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, इन दांतों से हम उस खाने को तोड़ तोड़ के छोटा करते हैं। पूरे इस जो डाइजेस्टिव हमने सारे ऑर्गन्स देखे हैं, जिन पार्ट्स में से हमारा खाना ट्रैवल हो रहा है, उस पूरे पार्ट को मिला के, इस पूरे सिस्टम को मिला के हमारा क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब क्या करेंगे हम, इन सारे जो दांत हमने पढ़े हैं टीथ के बारे में, इन्हीं के बारे में और अच्छे से जानने के लिए अब क्या करेंगे हम, एक्टिविटी 2.2। इसमें आपको क्या करना है, अपने अच्छे से हाथ साफ कर लीजिए, पानी से धो लीजिए। आपको क्या करना है, एक मिरर के सामने खड़े होके अपने इन टीथ के बारे में ऑब्जर्व करना है, इनको अपने फिंगर से टच करके देखना है। ठीक है, आप क्या देखेंगे, आपके जो आगे वाले दांत हैं वो थोड़े से पॉइंटेड है। आप ये ऑब्जर्व करेंगे उसमें कि आपके कौन से वाले टीथ हैं इन चारों में से जो आपके बाइट करने के लिए यूज होते हैं, एंड कौन से च्यू करने के लिए, मतलब चबाने के लिए यूज हो रहे हैं, एंड कौन से आपके दांत जो हैं वो आपके फाड़ने के लिए यूज हो रहे हैं। तो अब ये देखिए कि हमारे टीथ जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और उनके अंदर की जो शुगर्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो टूट के शुगर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। अब जो हमारा बचा हुआ खाना, जो हमारे फूड जो है वो हमारे टीथ में अगर रह जाए तो वो क्या करता है, हमारे जो माउथ में गुड बैक्टीरियाज होते हैं और बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो हमारे
बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, वो ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, अच्छे से बार बार फेस साफ करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है कि वो जो बैड बैक्टीरिया वो कैविटी क्रिएट कर देते हैं एंड कभी कभी इतनी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है कि हमें उन दांतों को निकालना भी पड़ता है। अब जैसे हम बकल कैविटी पढ़ रहे हैं, तो बकल कैविटी में एक और हमारा पार्ट होता है, वो होती है हमारी टंग। तो टंग हमारी किस चीज़ से बनी होती है, वो हमारी टीथ की तरह हमारी बोन्स से नहीं बनी होती, वो बनी होती है हमारे मांस से। मतलब हमारा जो मांस होता है उससे वो बने होते हैं, उसके अंदर कोई हमारी बोन नहीं होती है और वो चारों तरफ मूव कर सकती है। और हमारी टंग किस किस चीज़ में काम आती है, हमारी टंग टेस्ट करने के लिए काम आती है, बोलने के लिए काम आती है। अब ये टेस्ट होता कैसे है हमारी टंग पे, तो हमारी टंग ये देखिए, इस पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हमारी जो टंग है वो टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। तो आप क्या कीजिए, अपने किसी फ्रेंड को बोलिए कि वो क्या करे, अपनी टंग बाहर निकाल कर खड़ा हो जाए। आप क्या कीजिए, 4 सॉल्यूशन बना लीजिए। किस किस चीज़ के? शुगर सॉल्यूशन बना सकते हैं आप, वाटर सॉल्यूशन बना सकते हैं, लेमन सॉल्यूशन बना सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 1 स्पून शुगर का पानी में मिक्स कर दीजिए, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। वैसे ही आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना लीजिए, लेमन सॉल्यूशन बना लीजिए और एक आप नीम का सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, एक बर्ड ले लीजिए, ईयरबड जो होती है, सारी बर्ड आप अलग अलग लीजिएगा एंड आपका जो फ्रेंड जो टंग निकाल के खड़े हुए हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स पे वो ईयरबड जो भी है आपकी, जो आपने बर्ड बनाई हुई है, उसको डिप करके उसकी जो टंग है उसके डिफरेंट पार्ट्स पे आप क्या कीजिए, टच कीजिए एंड उनसे पूछिए कि आपको कहाँ से ये टेस्ट पता चल रहा है। अब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि किस साइड से या किस जगह से हमारी जो टंग है, जो उसके पोर्स है वो एक्टिव है, किस चीज़ के लिए, टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब हमने पूरा बकल कैविटी के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद आ जाती है हमारी बात ईसोफेगस की। अभी ईसोफेगस क्या है, अब हमारा जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी के बाद हमारा फूड जो ट्रैवल होगा नेक्स्ट पार्ट में जब जाएगा तो वो ईसोफेगस में जाएगा। अब ईसोफेगस में हमारे 2 पाइप होते हैं या 2 हमारे वेसल बोल लीजिए आप। तो जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में वेसल्स जब प्लांट्स के लिए पढ़े थे तो वहां पर किस चीज के लिए यूज हुए थे, वो हमारे वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाने के लिए यूज हुआ था। उसी तरीके से हमारे अंदर भी 2 तरह के क्या होते हैं, वेसल होते हैं या फिर हमारा क्या होता है, पाइप होते हैं। कैसे? फूड पाइप और एक होता है विंड पाइप। तो वो हमारे कहाँ होते हैं, ईसोफेगस में होते हैं और दोनों एक ही पैसेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब ये देखिए, आपको हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपको बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एकदम से छींक आती है या फिर हिचकी आना, हिकअप्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है, बोलते बोलते हमारा जो खाना है वो फूड पाइप की जगह किधर आ जाता है, हमारा विंड पाइप में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे हिकअप स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए कि फूड पाइप के बारे में हमने देख लिया कि उसमें से फूड ट्रैवल होगा। विंड पाइप का काम क्या होगा, विंड पाइप क्या करता है, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग होती है, तो उसमें हमारी जो हवा है, मतलब जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ट्रेवल होती है हमारी बॉडी में किसकी हेल्प से, विंड पाइप की हेल्प से सारे बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स में वो आती है। अब ये देखिए कि हम जब हमेशा हर रोज खाना खाते हैं तो हर रोज तो हमारा विंड पाइप में खाना नहीं जाता, तो इस चीज से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है हमारे विंड पाइप को, हमारा एक लिड होता है। मतलब जैसे कि हमने पिक्चर प्लान में पढ़ा था उसी तरीके से एक क्या होता है, लिड होता है। तो वो क्या हेल्प करता है कि जब भी हम अपना खाना पचा रहे होते हैं, हमारे जब खाना जैसे निगलते हैं तो वो क्या होता है, जो लिड होता है वो कहाँ आ जाता है, विंड पाइप के ऊपर आ जाता है और हमारा जो माउथ है किस चीज का, हमारे फूड पाइप का, वो ओपन हो जाता है एंड फूड पाइप से हमारा फूड ट्रेवल होता है हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो होता है हमारा स्टमक, जिसका एक एंडिंग पार्ट जो होता है कहाँ पर अटैच होता है, हमारा ईसोफेगस से। हमारा जो स्टमक है वो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारा स्टमक, और हम इसे देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखाई देगा, जे फॉर्म में। जैसे हम इसको सीधा खड़ा करेंगे या फिर इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा, इस शेप में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पर टंग के बारे में पूरा जान लिया।
अब हमने एक जूस के बारे में पढ़ा, सलाइवा, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब उसका फंक्शन अच्छे से जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। वो कैसे करना, आपको 2 ट्यूब लेने एंड 2 ट्यूब लेने के बाद आपको क्या करना है, एक में बॉयल राइस डाल देना ऐसे ही, और एक में थोड़े से उन राइस को च्यूई करके, मतलब थोड़ा सा चबाकर उसमें डाल देना है। अब दोनों ट्यूब में अब 2 to 3 ड्रॉप्स क्या कीजिए, थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दीजिए दोनों में। अब क्या कीजिए, उन्हीं में एक दो ड्रॉप दोनों ट्यूब्स में क्या डाल दीजिए, आयोडीन की डाल दीजिए। अब हम धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व कीजिए एंड अपना डाटा मेंटेन कीजिए, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि उनका कलर चेंज हो रहा है, कौन से वाले का, दोनों का। बट आप क्या देखेंगे, जिसमें आपने च्यूई करके डाला था, मतलब चबा के डाले था, उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। वो क्यों, क्योंकि हमारा जो दूसरी ट्यूब है जो हमने च्यू करके डाली थी, उसमें क्या था, हमारा सलाइवा भी प्रेजेंट था। हमारा सलाइवा क्या करता है, हमारे जो फूड का स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। अब हमने स्टार्च प्लांट्स में भी पढ़ा था, जब हमारे फूड में स्टार्च होगा तो वो प्लांट्स से ही आता है। तो प्लांट्स में वो स्टार्च का फंक्शन जो है, उसका जो डाइजेशन है वो कहाँ होगा, सेम उसी की फूड फैक्ट्री में, कहाँ पर, लीव्स में, ठीक है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा स्टमक, जहाँ से हमारा ईसोफेगस अटैच होगा। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसका वो स्टमक होगा। अब देखिए हमारे स्टमक के 2 एंडिंग पॉइंट होंगे, एक जो ईसोफेगस में अटैच होगा एंड दूसरा जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होगा। जो हमारा स्टमक होता है वो हमारे बॉडी का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, और जब भी आप इसको थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे, आप थोड़ा सा इसको खोलेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारा स्टमक है वो जे वाली फॉर्म में, या जे जैसा हमारा बनता है उस तरीके से उसकी शेप आपको दिखाई देगी। अब हमने देखा था कि हमारी बॉडी में सलाइवा ग्लैंड जैसे है उसी तरीके से और भी ग्लैंड होता है, जैसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड है हमारा कि पैनक्रियाज जूस सिक्रीट करता है, वो भी किस में हेल्प होगा, हमारा डाइजेशन में हेल्प होगा। उसी तरीके से हमारा जो स्टमक है उसमें भी 2 तरीके के जूसेस सिक्रीट होंगे, एक हाइड्रोक्लोरिक, एक होगा म्यूकस। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हमारे स्टमक को भी क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा एक और जूस सिक्रीट होता है म्यूकस। तो हमें वो किस किस चीज से बचाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो भी बैड इम्पैक्ट्स है वो हमारे स्टमक को इन्फेक्टेड ना करें। तो जो भी खाने के साथ हमारे जर्म्स अंदर एंटर हो जाते हैं उनको खत्म करने में और खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी ये जो जूसेस हैं वो हेल्प करते हैं। अब बात आती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब खाना हमारा कहाँ पहुंच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना 2 पार्ट्स में क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या होंगे, हमारे कुछ जूसेस जो हैं वो हमारे लीवर से भी सिक्रीट होकर आएंगे, जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं बाइल जूसेस। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है खुद भी बहुत सारे जूसेस सिक्रीट करता है, लेकिन हमारा जो लीवर है वो भी एक बाइल जूस सिक्रीट करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। और आप ये देखेंगे हमारा लीवर है कहाँ, हमारा लीवर आपका स्टमक है उसके राइट साइड में आपको दिखाई देगा, एंड उसके ऊपर ही लीवर के ऊपर आपको छोटा सा एक गॉल ब्लैडर होगा। तो वो गॉल ब्लैडर किस चीज में हेल्प करता है कि वो जो बाइल जूस है उसको स्टोर करके रखता है, जैसे एक थैला होता है उसी तरीके से अपना वर्क करता है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने खाना को लेकर आ गए, हमारा जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। तो वो जो बाइल जूस होगा वो हमारा हेल्प करेगा खाने को डाइजेस्ट करने में। कुछ फैक्ट देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा बड़ा होता है। इसकी जो लेंथ है वो होती है 7.5 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जूसेस आ गए, कहाँ से, लीवर से और पैनक्रियाज से। अब ये पैनक्रियाज कहाँ होता है, ठीक हमारे स्टमक के नीचे और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर हमारा पैनक्रियाज होता है। अब थोड़े से क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर है ये हमें पता कैसे चले। एक आदमी थे सेंट मार्टिन नाम के, उनको क्या था, बुलेट लग गई थी, कहाँ पर, उनकी चेस्ट में। तो वहां पर क्या हो गया था, होल हो गया था। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर थे विलियम।
विलियम ने क्या देखा कि उनके बॉडी में जो होल हो गया वहां से उनके ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने वो ऑब्जर्व किया और हमें बताया कि कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। अब हमारी बात आ रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो हमारा खाना है वो पहुंच गया हमारा थोड़ा सा उसके नीचे वाले पार्ट में, मतलब आधा काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया और आधा हमारा रह गया। तो क्या होता है उसमें, तो जैसे जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता जा रहा है तो हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने सिंपलर कंपाउंड्स में टूटते जा रहे हैं। जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट जाएगा, शुगर में टूट जाएगा, और जो हमारा शुगर है वो फिर से टूटेगा किस में, ग्लूकोज में। ठीक है, अब हमारी बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे जो अब सेकंड पार्ट में उसका जो अब्जॉर्प्शन होगा वो हमारा कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट में, मतलब आधे पोर्शन में उसका फूड का किसका अब्जॉर्प्शन होगा। वो कैसे, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारे विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई जो हमारा सिंगुलर फॉर्म है विलाई का उसको बोलते हैं विलस, और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब फिंगर काइंड इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये किस में हेल्प कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। और ये सारे विलाई किससे अटैच होंगे, हमारे वेसल से, जो कि हमारे फूड के एब्जॉर्ब पार्टिकल्स जो हैं उनको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे, और फिर सारे ऑर्गन्स अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे जिस हिसाब से उनको चाहिए। हमारा फूड अब कहाँ पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब तक वो पहुंचेगा तब तक हमारा फूड सारा क्या हो चुका होगा, अब्सॉर्ब हो चुका होगा, उसका एसिमिलेशन हो चुका होगा। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है कि जो हमारा एब्सॉर्ब पार्ट है किसका, फूड का, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन वाले पार्ट, उनका हमारे ऑर्गन्स के थ्रू क्या करना, एक्सेप्ट करना। अगर हम छोटे फॉर्म में देखें तो क्या होगा कि जो हमारे फूड की जो एनर्जी है वो हमारे ऑर्गन्स ने क्या कर ली, अब्सॉर्ब कर ली, यूज कर ली, उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। उसी तरीके से जैसे हम अपने मुंह में खाना रख रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। अब हमारा कौन सा पार्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया जो अब्सॉर्ब नहीं हुआ, किसका, फूड का, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। अब वो इजेस्टेड के थ्रू, इजेशन मतलब हमारी बॉडी से जो वेस्टेड पार्ट है वो बाहर निकलना है। इसका मतलब होता है जो हमारा वेस्ट पार्ट है जो हम डेली एक्सक्रीट करते हैं बॉडी में से, इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। वो किसके थ्रू हो जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी कहाँ पर खत्म हो रही थी, रेक्टम और एनस में। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, हमारा फूड हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है 2.3, जो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे घास खाने वाले जानवर हैं उनके अंदर का डाइजेशन पार्ट। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था अपने पूरा डाइजेशन का पार्ट, हमने देखा कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी हमारे ब्रेकडाउन हो रहे हैं, शुगर्स, प्रोटीन्स भी हमारा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आती है बात किनकी, एनिमल्स वाली। तो ये डायग्राम देखिए, थोड़ी सिंपल फॉर्म में मैंने ये डायग्राम बनाया है ताकि आप इजीली समझ पाए। देखिए इनके पास भी, मतलब जो घास खाने वाले जो जानवर है उनके पास भी इसोफेगस होता है। अब क्या देखिए, जैसे कि उन्होंने खाना खा लिया और जल्दी खाना खा लेते हैं। आप क्या देखेंगे कि जो ये जानवर है घास खाने वाले वो सारे दिन क्या करते हैं, चूई करते रहते हैं, मतलब चबाते रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने खाने को इसोफेगस के थ्रू कहाँ ले जाते हैं, रूमन में। रूमन इनका एक हिस्सा होता है, किसका, पेट का, स्टमक का, इनका एक पार्ट है वो, कि वो क्या करते हैं वहाँ पे अपना खाना स्टोर कर लेते हैं। कौन सा खाना, जो कि अनडाइजेस्टेड है, अभी उन्होंने अच्छे से चबाया नहीं है, तो उसको बोलते हैं रूमन। क्या बोलते हैं, रूमन। और इस पार्ट को भी क्या बोलते हैं, रूमन बोलते हैं। जो वो उनका पार्शियली, मतलब आधा चबाया हुआ जो फूड है उसको बोलते हैं कड। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब वो जल्दी खाना खा लेते हैं उस रूमन से फिर क्या करते हैं, बाद में जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस रूमन से वापस से खाना लेकर आते हैं बाहर, अपने वो घास खाने वाले जानवर है अपने मुंह में लाते हैं, उसको दोबारा च्यू करके वापस से अपने स्टमक में ले जाते हैं। फिर उसके बाद उनका फर्दर डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब क्या होता है, उनका जो इसोफेगस वाला पार्ट है और जो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, मतलब इसोफेगस से लेकर उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उनके पास भी क्या होता है, उसके बीच में एक सैक होता है, उसको बोलते हैं कैकम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास भी क्या था, एक सैक था, गॉल ब्लैडर, जो कि थैली की तरह काम कर रहा था। वो इनके लिए भी क्या करता है, थैली की तरह काम करता है।
इसमें भी उनका स्टोरिंग वाला काम होता है। अब क्या होता है, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उनके डाइजेशन में, जो कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो घास है वो क्या है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होती है, सेल्यूलोज की मात्रा होती है। तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उस सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में और उनके डाइजेशन में। अब खाना इसोफेगस से ह्यूमन में आ गया, दोबारा से उन्होंने च्यू करा, तो दोबारा से उन्होंने जो च्यू करा है उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन। उसी तरीके से आप इधर कंफ्यूज मत होइएगा, ह्यूमन बीइंग वाले प्रोसेस में जो हम खाना लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन, और जो एक्सक्रीट हम बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है ना। अब वापस से हम आ जाते हैं एनिमल्स वाले पार्ट पे। तो हमारा खाना इसोफेगस से ह्यूमन में, ह्यूमन से माउथ में दोबारा च्यू होकर दोबारा से ह्यूमन में आ जाएगा। ठीक है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, ये इनका जो पूरा पार्ट है ये हमारा स्टमक का है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का 2.4, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब ये देखिए कि हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग और गाय भैंस वगैरह जो कि हमारे घास खाने वाले जानवर है, जो कि घोड़ा भी हो सकता है, और भी हमारे बहुत सारे जानवर हैं जो कि घास खाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये सारे हमारे जो जानवर होते हैं ये कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारी सेल्स के द्वारा ये जुड़कर बने होते हैं। अब जुड़ेंगे कैसे, सेल्स का जो हमने कल पढ़ा था कि जो हमारी स्मॉलर यूनिट होती है बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है, सेल होती है। और सेल से जुड़कर सेल्स बहुत सारी जब मिक्स हो जाती हैं तो एक टिश्यू बनाती है, और बहुत सारे टिश्यूज जब मिक्स हो जाते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन का ऐसे इस तरीके का पूरा ऑर्गन एक सिस्टम बन जाता है, जैसे यहाँ पर भी हमने देखा डाइजेशन में भी हमारे कितने सारे ऑर्गन्स ने काम किया था, उसी तरह हमारा एक पूरा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम जनरेट हो जाता है और एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बट हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलते हैं, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन्हें देख पाते हैं। वो कैसे होते हैं, हमारे सिंगल सेल, मतलब एक ही सेल से बने हुए होते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो वो भी क्या हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, कैसे अपना वो खाना लेते हैं। उनके पास ना तो माउथ होता है, ना ही कोई ऐसा ऑर्गन होता है स्पेसिफिक जिससे कि वो डाइजेशन का पार्ट अपना निभा पाए या फिर अपना डाइजेशन परफॉर्म कर पाए। अब ये देखिए एक एग्जाम्पल है अमीबा का। तो अमीबा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई भी ऐसी स्पेसिफिक बॉडी नहीं होती, कोई शेप नहीं होती उसकी बॉडी की, जैसे कि हमारे अंदर। और हमारे अंदर भी जो हमारी बॉडी की शेप है वो किसकी हेल्प से होती है, स्केलेटन सिस्टम की, कि हमारे अंदर जो हड्डियां हैं उनकी वजह से हमें क्या, हमारी बॉडी को एक शेप मिली हुई है। बट अमीबा में इस तरीके का नहीं होता। अमीबा में क्या होता है, एक बाहर की लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसे, एक होता है न्यूक्लियस जो कि उसकी बॉडी का एक मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसकी वजह से उसकी जो सेल है वो सारा फंक्शन परफॉर्म करती है। और उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, सीडोफोडिया। सीडोफोडिया की हेल्प से वो क्या करता है, अपना खाना जहां भी देखा वो क्या करता है, अपने सीडोफोडिया को इस तरीके से आगे बढ़ाएगा एंड खाना यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, उसको इस तरीके से अंदर ले लेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फूड पार्टिकल ये यहाँ पर है, इसने क्या करा, इन वाले जो उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होगी उनसे क्या करेगा, फूड वो अपने अंदर इंसर्ट करेगा। उसके बाद धीरे धीरे अपना फूड को डाइजेस्ट करता जाएगा और फूड वैक्यूल में उसका फूड आ जाएगा, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, बाहर से फिर से उस फूड को डाइजेस्ट करके क्या करेगा, वो अपने उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिर से ओपन करेगा और उस फूड वैक्यूल को बाहर निकाल देगा जो कि अनडाइजेस्टेड पार्ट है, मतलब उसको क्या करेगा, इजेस्ट कर देगा। किसको, इजेस्टेड वेस्ट को। इस प्रोसेस को हमने क्या पढ़ा था, इजेशन। ठीक है, तो अब हमारे चैप्टर यहीं खत्म होता है। हमने टंग के बारे में जाना, एक्टिविटी की, सलाइवा वाली एक्टिविटी की, अपने टीथ भी देखे, हमने ऑब्जर्व किए अपनी बॉडी को कि हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो जैसे कि अभी हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को ऐसे ही जारी रखें। एंड कोरोना वायरस के समय जो कि अब चल रहा है, तो इस समय आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।